तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने जापानीज माइथोलॉजी पे वीडियो बनाया था और ये 100 के पार करने वाली तीसरी वीडियो बन गई है मेरे चैनल की। और अभी ये वीडियो अपलोड होगी तब तक शायद 200 के भी क्रॉस कर जाए। पर मेन मुद्दा ये है कि इस वीडियो के नीचे सारे कमेंट्स नारुतो से रिलेटेड भरे हैं, क्योंकि नारुतो में ये जापानीज माइथोलॉजी से कई सारे नाम उठाए गए थे और ये चीज सबके नॉस्टैल्जिया को हिट कर गई। फिर उसके बाद मैंने देखा कि शिनचैन की पहली 3D मूवी का ट्रेलर आ गया है जो दिखने में बहुत वेबटास्टिक लग रही है और मैं चाहता हूँ कि ये इंडिया में भी रिलीज हो, तो तुम लोग ट्वीट वगैरह करके डिमांड कर देना। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी वेबटास्टिक फैमिली में से इतने सारे एनिमे फैंस हैं ही, तो क्यों ना एनिमे पे भी बात की जाए। अब वैसे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा कि पहले मैं एक सेगमेंट चलाता था एनी मंडे नाम से, जहाँ पे हर मंडे को मैं एक एनिमे वीडियो लाता था। पर जॉब की वजह से वो सेगमेंट में कंटिन्यू नहीं रख पाया। खैर, हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी न कभी कोई ना कोई एनिमे तो देखा ही होगा, चाहे वो डोरेमोन हो या फिर अटैक ऑन टाइटन या फिर वो एनिमे जो यहाँ मैं क्लियरली नहीं दिखा सकता वरना वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। लेकिन तुम सारे के सारे 30 मार खाओ तो समझ सकते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पर आज बात करते हैं उन एनिमेस की जो डोरेमोन या शिनचैन तो नहीं है, पर उन्होंने हमारा बचपन बना दिया और हमें पहली बार एनिमे से इंट्रोड्यूस कराया था। और अगर तुम्हें एनिमे से रिलेटेड इस चैनल पे और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट एनिमे का नाम जरूर लिखना। और हाँ, कोई भी बोकू नो पिको नहीं बोलेगा वरना किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं उस एनिमे से जिसका इंट्रो सुनते ही नॉस्टैल्जिया की हिट इतनी जोर से पड़ेगी जितनी जोर से पापा की बेल्ट नहीं पड़ती। कोचिकामे शायद अपने बचपन का अकेला ऐसा एनिमे या कार्टून या जो भी तुम देखते थे सास बहू के शो को छोड़कर, उन सब में अकेला ऐसा इंटरेस्टिंग शो था जो किसी बच्चे या टीनेजर के ऊपर नहीं बल्कि एक अधेड़ उम्र के पुलिस वाले पे था। अब वो पुलिस वाला बेवकूफ था, अजीब हरकतें करता था और पूरी कहानी बस इसके कैरेक्टर्स के चारों तरफ ही घूमती थी। इनके आपस में ही इतने कांड होते थे कि असली पुलिस वाले काम तो भूल ही जाओ। पर मैं अभी भी बोलता हूँ कि ये सबसे फनी शोज में से एक है। पर क्या तुम्हें पता है कीत्रेत्सु के बारे में? अब उस टाइम भी और अभी भी अगर मैं किसी से जाके कह दूं कि मुझे कीत्रेत्सु डोरेमोन से ज्यादा पसंद था तो वो लड़ने लग जाएगा मुझसे, लेकिन ये सच है। इसका रीजन ये था कि दोनों का प्लॉट सेम था, दोनों की कहानी उनके नए नए गैजेट्स के चारों ओर घूमती थी। फर्क बस इतना था कि डोरेमोन में जहाँ नोबिता बस एक बेवकूफ लड़का था, हमेशा रोता रहता था, डोरेमोन की मदद मांगता रहता था, वहीं कीत्रेत्सु एक जीनियस था जो खुद नई नई चीजें इन्वेंट करता था। ऊपर से जो उसके दोस्त थे वो भी नोबिता के दोस्त से बहुत बेटर थे। तो देखने में चाहे दोनों सेम लगे पर कीत्रेत्सु डोरेमोन शो का एक मैच्योर और ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स वाला शो था। अब बात करते हैं हमारे टाइम के सबसे पहले सुपर हीरो की जो किसी बड़ी वेस्टर्न कंपनी से नहीं आया था, यानी कि लकी मैन। इसका गुड लक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। अब इस एनीमे के मेन कैरेक्टर की किस्मत के लंगर लगे हुए होते हैं। मतलब पूरे जापान में उससे अनलकी बंदा कोई नहीं था। लड़की पटाने से लेके खाना खाने तक वो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता था। उसके घर वाले तक उससे परेशान रहते हैं। पर एक बार एक सुपर हीरो जिसका नाम लकी मैन होता है वो इसे लकी गोली देता है और फिर लकी गोली खाते ही ये लकी मैन बन जाता है। इस शो के स्टार्ट टू फिनाले ये दुनिया को कई एलियन से बचाता है, स्पेस में जाता है और अपने लक के सहारे कई फाइट्स जीतता है। अब तुम सोचोगे कि ये तो बोरिंग है, सबको पता है कि वही जीतेगा तो फायदा क्या हुआ देखने का। पर मेरे वेबटास्टिक्स उसका लक जिस हिसाब से काम करता था ना वो खुद में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो अगर मार्वल से बोर हो गए तो इस शो को भी देख सकते हो। हाँ, तो इनाजुमा 11 भी सबको याद ही होगा। मतलब फुटबॉल का शौक ही इसी वजह से लगा था मुझे, लेकिन रियल फुटबॉल देख के पता चला कि ये बस एनीमे में ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब वैसे तो ये किड शो था पर बेन 10 की तरह ये अपने ड्रामा साइड को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस था कि कैसे एक कैप्टन अपनी फुटबॉल टीम को बचाने की कोशिश कर रहा है और चाहे पोकेमोन के एपिसोड मिस हो जाए लेकिन इसके नहीं किए जाते थे।
अब मैं यहाँ बस बेब्लेड मेटल फ्यूजन सीरीज को लूंगा, दूसरी को नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारा नहीं पता पर मेरे लिए सबसे नॉस्टैल्जिक बेब्लेड सीजन यही था। यहाँ तक कि जो बेब्लेड दुकानों पे मिलते थे उनमें भी मैं पेगासस को ढूंढता था। और युगा अभी भी सबसे बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। चाहे वो एक विलेन था, लेकिन आजकल की सुपर हीरो या एक्शन मूवीज के विलेन से बहुत ऊपर था वो। उसकी स्टोरी, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट और तो और लगता था कि हाँ, ये बंदा अगर सामने आ गया तो लोगों की पट जाएगी। मतलब इस सीरीज ने बार इतना ऊपर सेट कर दिया था कि फिर बेब्लेड के किसी भी सीजन में इंटरेस्ट नहीं आया उतना। ये छोटा है पर है चालू बड़ा, वहाँ पे मुश्किलें हो जहाँ भी खड़ा। तो हागेमारू शो अमीर लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि वो इसे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। असल में ये शो एक बच्चे को फॉलो करता था जो वही शिनचैन की तरह शैतान था, पर इसका मेन प्लॉट था कि उसकी फैमिली पैसे बचाने में विश्वास करती थी। जो चीज करने में तुम्हें शर्म आएगी वो तक करती थी ताकि कुछ पैसे बच जाएं। और पूरे एपिसोड्स बस इसी के चारों तरफ घूमते थे। मतलब ये समझ लो कि ये तुम्हारे उन रिश्तेदारों की तरह है जो जब तुम्हारे घर आएंगे तो पूरा फ्रिज खाली कर जाएंगे, पर जब तुम उनके घर जाओगे तो तुम्हें पानी भी नहीं पूछेंगे, खाना तो दूर की बात है। और एनपन मैन, ये अभी तो बहुत अजीब लगता, पर उस टाइम पे ये सुपर हीरो सबको चाहिए था। असल में ये आधा इंसान था और आधा ब्रेड। इसका सर जापान की फेमस एनपन यानी ऐसी ब्रेड जो मीठे बीन पेस्ट से बनी हो उससे बना था। और हाँ, इसके सर को लोग खा सकते थे और बस ये हमेशा इसके दुश्मन बीन वन मैन से लड़ता रहता था। इसमें है ताकत और इसमें है क्या शक्ति। पावर रेंजर्स अपन सब लोग को पसंद थे, इतने कि अपन सब ने उनके मल्टीपल सीजन्स देखे हैं, जहां एसपीडी, मिस्टिक फोर्स या जंगल फ्यूरी सब हमारे फेवरेट थे। वहीं ये जापान से आया ऐसा शो था जिसने सब पर पानी फेर दिया था, क्योंकि पहली बात तो ये उनसे बहुत ज्यादा फनी था और स्टोरीज बहुत ज्यादा बेटर थी। हमें यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने की बजाय बस 2 या कभी कभी 3 मेन कैरेक्टर्स दिए गए थे। उनके डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छे थे और हाँ, इस शो में कई सारे सैड सीन्स भी थे। और अगर पावर रेंजर्स एसपीडी की स्टोरीज को कोई टक्कर दे के आगे निकल पाया तो वो ये ही था। मतलब इसका तो आउट्रो सॉन्ग ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग था। रिकेंडो सच में बहुत बेस्ट शो था अपने टाइम का। अब तुम भी अपने फेवरेट अंडररेटेड शो या जिसको सब भूल गए हैं उन जापानीज शोज का नाम कमेंट कर दो। और हाँ, अगर तुम्हें कार्टून जैसे कि एडवेंचर टाइम या किड वर्सेस कैट पर ऐसा ही एक नॉस्टैल्जिक वीडियो चाहिए तो कमेंट में नॉस्टैल्जिया जरूर लिख देना। तो मैं मिलता हूँ किसी और तड़कते भड़कते वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।